मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे जैव प्रक्रम में पेज नंबर 116 के प्रश्न। देखिए ये वाले, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा एक स्थलीय जीव किस प्रकार लाभदायक है। देखिए सांस ले रहे हैं हम, सांस लेने के लिए हमें कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन। ठीक है, सांस लेने के लिए हमें कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन। ठीक है, वायु में ऑक्सीजन कितनी है? 21%। और हम लोग स्थलीय जीव जो हैं, स्थल पे जो रहते हैं, वो उस ऑक्सीजन के सीधे संपर्क में हैं। ठीक है, स्थलीय जीव जो हैं, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21% है। ठीक है, 21% होने की वजह से, और जो स्थलीय जीव हैं वो उस ऑक्सीजन को सीधा ले सकते हैं, और जो जलीय जीव हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं। जो जलीय जीव हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं, और जल में घुलनशील ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा नहीं है। इसीलिए जो स्थलीय जीव हैं वो जलीय जीव की अपेक्षा अधिक लाभदायक हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुके हैं। 2019 में आए थे सेट बी में। देखिए, जलीय जीवों में क्लोम होते हैं। ठीक है, हमारे में क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं। जलीय जीवों में क्लोम होते हैं, या फिर उनकी त्वचा नम होती है जो ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती है। ऑक्सीजन के लिए जल में घुली हुई ऑक्सीजन पर निर्भर करते हैं, और ऑक्सीजन की पानी में घुलनशीलता बहुत ही कम है। जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा तेज होती है, तभी वो ऑक्सीजन अंदर ले पाते हैं। दूसरी ओर स्थलीय जीव जो हैं ऑक्सीजन के लिए वायु पर निर्भर करते हैं। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। उन्हें सांस लेने के लिए फेफड़े होते हैं, जिनकी क्षमता क्लोम की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। क्लोम मतलब गलफड़ों। इसीलिए स्थलीय जीवों को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलती रहती है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि स्थल पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और फेफड़े हैं जो आसानी से ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेते हैं। इसलिए स्थलीय जीव जो हैं वो अधिक आसानी से ऑक्सीजन ले सकते हैं। लेकिन जो जलीय जीव हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं, जो जल में घुलनशीलता बहुत कम है, त्वचा द्वारा अवशोषित करते हैं या क्लोम द्वारा लेते हैं। इसीलिए उनकी श्वास दर ज़्यादा होती है और वो कम ऑक्सीजन ले पाते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। यह भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके पहले सेट में आया हुआ है, और इस साल भी इसके आने की उम्मीद है। ग्लूकोज के ऑक्सीजन से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं? कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं? कि ऊर्जा कैसे लेते हैं? ग्लूकोज जो हमने भोजन खा लिया उससे हमें ऊर्जा कैसे मिलती है? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है। यह श्वसन प्रक्रिया के प्रमुख कच्ची सामग्री के रूप में कार्य करता है। जो ग्लूकोज है, जो हम भोजन खा चुके हैं, वो छोटे छोटे भागों में टूट चुका है और ग्लूकोज में परिवर्तित हो चुका है। उससे हमें ऊर्जा कैसे मिलती है? हमें ये पता करना है कि ऊर्जा कैसे मिलती है, अलग अलग जीवों को ऊर्जा कैसे मिलती है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किस सीमा तक होता है? यह ऑक्सीजन की उपलब्ध मात्रा और जीव की मात्रा प्रकार पर निर्भर करता है कि जीव कौन सा है और उसमें ऑक्सीजन किस तरह की है। देखिए, सभी जीवों में ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लूकोज सबसे पहले पैरूवेट में बदलता है। ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन का होता है। सबसे पहले वो 3 कार्बन वाले छोटे भागों में टूटता है, 3 कार्बन वाले यौगिक में, जिसे पैरूवेट कहते हैं। यह प्रक्रिया सभी जीवों में होती है और जीव द्रव्य में होती है। ये वाली जो प्रक्रिया है ये तो सभी जीवों में होगी, ग्लाइकोलिसिस। कि ग्लूकोज जो है, पहले आप समझ लीजिए, ग्लूकोज जो है वो किस में टूटेगा? ग्लूकोज जो है वो पैरूवेट में टूटेगा। ग्लूकोज जो है वो पायरूवेट में टूटेगा। अब सीधा ग्लूकोज जो हमने खाया है, या ग्लूकोज जो हमें भोजन से मिला है, भोजन के टूटने से, ये 6 कार्बन का है, C6H12O6। ठीक है, तो ये सबसे पहले पैरूवेट में टूटेगा। अब इसमें 6 कार्बन वाला है ना, 6 कार्बन इकट्ठे जुड़े हुए हैं ऐसे करके 6 कार्बन। ठीक है, अब सबसे पहले ये 3-3 वाले कार्बनों में टूट जाएंगे। 3 कार्बन वाला एक बनेगा अणु, जिसे हम पैरूवेट कहेंगे, जिसका नाम क्या है? पैरूवेट है। आगे जो है ये जीवों के ऊपर निर्भर करता है। ये तो सब में होगा, जीव द्रव्य में होती है ये प्रक्रिया, और इसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। यह जो प्रक्रम है ये जीव द्रव्य में होता है। कोशिका में जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य में होता है, और सभी जीवों में होता है। इतनी बात तो सभी जीवों में होती है कि ग्लूकोज जो है वो पैरूवेट में टूटता है। इसके बाद आगे जो है वो 3 तरह से टूटता है। एक तो ऑक्सीजन ना हो,
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, कि ऑक्सीजन ना हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन अनुपस्थित। फिर एक में थोड़ी हो, कम मात्रा में, कि ऑक्सीजन तो है लेकिन कम मात्रा में है। एक है बिल्कुल नहीं है, एक है बहुत मात्रा में ऑक्सीजन है, ठीक है। 3 प्रोसेस हैं कि एक तो ऑक्सीजन नहीं है, एक है और एक कम मात्रा में है, ठीक है। जिसमें नहीं है, अब जब नहीं है तो इथेनॉल में टूट जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड में, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये प्रक्रिया होगी सिर्फ ईस्ट में, ठीक है। ये प्रक्रिया किस में होगी, ईस्ट में। जिसमें कम मात्रा में है, कि है लेकिन कम मात्रा में है, उसमें लैक्टिक अम्ल में टूटेगा और ऊर्जा निकलेगी। ये वाली प्रक्रिया जो होगी ये किस में होगी, हमारी पेशियों में, ठीक है, पेशियों में, मांसपेशियों में, जो हमारी टांगों की हैं या किसी भी अंग की हैं, मांसपेशियों में। और एक जो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा, जल और ऊर्जा निकलेगी, ठीक है। ये प्रक्रिया कहाँ पे होगी, हमारे श्वसन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में। ऊर्जा सब में लिखना है। अब आप समझ चुके होंगे कि ग्लूकोज जो है वो सबसे पहले पैरुवेट में टूटता है, जो 3 कार्बन वाला परमाणु है, और इस प्रक्रिया को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। 6 कार्बन वाला परमाणु 3 कार्बन वाले परमाणु में टूटेगा, और ये तो सभी जीवों में होगी और कोशिका द्रव्य में होगी। इस प्रक्रिया को हम ग्लाइकोलिसिस कहेंगे। अगर ग्लाइकोलिसिस आ गया तो आपने यहाँ तक की बात करनी है ग्लूकोज का। उसके बाद अगर ऑक्सीजन नहीं है, ईस्ट में होता है ऐसा कि ऑक्सीजन नहीं है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में टूट जाएगा। उसके बाद पेशियों में कम मात्रा में ऑक्सीजन है, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा देगा। ये भी एक 3 कार्बन वाला परमाणु है। मांसपेशियों में, हमारी मांसपेशियों में होता है, जब हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं हमारी मांसपेशियों में, तो पैरुवेट जो है वो लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है। इसके बाद जहाँ पे ऑक्सीजन है जो हमारे शरीर में होती है, श्वसन, हमने ऑक्सीजन ली, फेफड़ों में होती है, वहाँ पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में टूटेगा। ये सारी प्रक्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, जिसे हम पावर हाउस कहते हैं शरीर का। देखिए, अब आप समझ चुके हैं। अब आपको लिखना कैसे है वो देखिए। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मिलती है। यह श्वसन प्रक्रिया के लिए कच्ची सामग्री के रूप में, कि जो हमने सांस लिया है उसके लिए ग्लूकोज जो है वो कच्ची सामग्री है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण किस सीमा तक होता है, यह ऑक्सीजन की उपलब्ध मात्रा और जीव के प्रकार पर निर्भर करता है, कि जीव किस प्रकार का है उस पर निर्भर करता है। सभी जीव द्रव्यों में ग्लाइकोलिसिस होती है, जिसमें ग्लूकोज पैरुवेट में बदलता है। यह प्रक्रिया जीव द्रव्य में होती है। यह एक 3 कार्बन वाला परमाणु है। इसके बाद आप ये बनाएंगे कि ग्लूकोज पैरुवेट में टूट गया, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हुई तो ईस्ट में, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में टूटा, ठीक है। पैरुवेट में ऑक्सीजन का अभाव, मतलब कम मात्रा में ऑक्सीजन हमारी मांसपेशियों में, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में। इसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति, जहाँ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा थी वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ। यही हमें लिखना है। देखिए, अवायवीय श्वसन जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, जो ईस्ट में होता है, पैरुवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है और कुछ मात्रा में ऊर्जा निकलती है। जब हम व्यायाम करते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो मांसपेशियों में पैरुवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है और ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जब पैरुवेट का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होती है, तो इससे CO2 और पानी बनता है और कुछ मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देखिए, अब हम करते हैं तीसरा प्रश्न। ये भी इस वीडियो का इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मनुष्यों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? ऑक्सीजन कैसे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे आएगी, ऑक्सीजन अंदर कैसे जाएगी? ये देखिए, पहले 2019 में आया था, अब आने के चांसेस हैं। ऑक्सीजन की बंधुता, ऑक्सीजन का परिवहन। पहले हम ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं कि ऑक्सीजन का परिवहन कैसा है। ऑक्सीजन की जो है वो हीमोग्लोबिन से बंधिता है, बहुत बड़ी आसानी से हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के कारण 97% तो इसी रूप में ऑक्सीजन का परिवहन हो जाता है। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बहुत अधिक बंधुता है। यह हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और 97% इसी रूप में हो जाता है। और 3% प्लाज्मा में भी घुल जाता है। 3% परिवहन जो है वो प्लाज्मा के द्वारा होता है। अब है कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का 70% जो है वो बाइकार्बोनेटों के रूप में, 70% जो है वो CO2 फेफड़ों तक
CO2 फेफड़ों तक रक्त के माध्यम से सोडियम और पोटाशियम बाइकार्बोनेट के रूप में स्थानांतरित होती है। और कार्ब अमीनो के रूप में, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में CO2 जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ रासायनिक रूप से जुड़ जाती है, जैसे ऑक्सीजन जुड़ती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, इसी तरह ये कार्ब अमीनो, ठीक है, हीमोग्लोबिन बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, उस रूप में होता है 23%। और कार्बोनिक अम्ल के रूप में जो 7% बची उसकी कार्बोनिक अम्ल के रूप में स्थानांतरित होता है, पानी के साथ जुड़ जाता है और कार्बोनिक अम्ल बनाता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, गैसों के विनिमय के लिए फुसफुस को कैसे, क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया जाता है। फुसफुस मतलब फेफड़े, फुसफुस में क्षेत्रफल कैसे बढ़ता है देखिए। अब इसके लिए आप चलिए इस चित्र के ऊपर, फेफड़ों वाला जो चित्र है, ठीक है, ये क्या है, हमारी श्वास नली है, ठीक है, ये आगे 2 भागों में बटी हुई है श्वास नली, और किस में जा रही है, फेफड़ों में जा रही है। फेफड़ों के अंदर जो है वो गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं जो उसके क्षेत्रफल को बढ़ा देती हैं, गुब्बारे जैसी संरचनाएं हैं, यही आपको लिखना है। श्वसन मार्ग, श्वास नली और श्वसनी वक्ष गुहा में जोड़ी एक जोड़ी फुसफुस में जाती हैं, फुसफुस मतलब फेफड़ों में। फुसफुस के अंदर श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है, छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाएगी श्वसनिकाएं, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में टूट गई, उसी के ऊपर तो गुब्बारे लगे हुए हैं, उन्हें हम कहते हैं श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है। और अंत में गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें कुपिकाएं कहते हैं। कुपिकाएं मतलब गुब्बारे जैसी संरचनाएं। कुपिकाओं के भीतर में रक्तवाहिकाओं का जाल होता है, रक्तवाहिकाओं का जाल है, उसके अंदर जो गुब्बारे हैं उसके अंदर रक्तवाहिकाओं का जाल है जिनमें गैसों का विनिमय होता है। अगर इन कुपिकाओं को खोला जाए, ठीक है, इनका जाल बिछाया जाए तो ये 80 वर्ग मीटर जो है स्थान घेरती हैं, 80 वर्ग मीटर स्थान घेरती हैं, जो बहुत सारा एरिया है जिसमें गैसों का विनिमय, गैसों का आदान प्रदान जो है वो आसानी से हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। इस वीडियो में जो चारों क्वेश्चन हैं चारों इम्पोर्टेंट हैं, चारों में से एक एक ज़रूर आएगा हर सेट में। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और ध्यान से याद कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।